तकरीबन 3 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देहरादून के बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में किशोर ने बीजेपी की सदस्यता ली। किशोर उपाध्याय वही हैं जो किसी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे। गंगा की सफाई को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री के दावों को खोखला बताते थे। किशोर उपाध्याय ने तो प्रधानमंत्री की मां तक को नहीं छोड़ा था और ये कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री की मां का निधन होगा तो मां गंगा उनकी अस्थियां स्वीकार नहीं करेंगी। इन्हीं किशोर उपाध्याय को अब बीजेपी ने गले लगा लिया है और किशोर उपाध्याय को भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा गंगा भक्त कोई नजर नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी में। काशी से लेकर के और केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर के काशी तक जिस तरह का काम हुआ और उसके साथ में कि हम माँ गंगा की रक्षा कर सकें, टिहरी की रक्षा, उत्तराखंड की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। उस भावनाओं को लेकर के बड़े लंबे समय से मेरी चर्चा हुई वनाधिकारों को लेकर के, और इस समय क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुझे भरोसा है कि मेरी जो भावनाएं हैं इस उत्तराखंड को लेकर के, उसका संरक्षण इन साथियों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझे मिलेगा। सियासत संभावनाओं का खेल है और उन संभावनाओं की तलाश में ही किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए हैं और इन संभावनाओं के साथ ही पाला बदलने की जितनी तेजी किशोर ने दिखाई उतनी ही तेजी से उनके सुर भी बदल गए हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर रहने वाले किशोर अब बीजेपी के गुण गाते नहीं थक रहे और सवाल ये है कि किशोर उपाध्याय को टिहरी से टिकट मिल भी जाएगा और टिहरी से वो लड़ भी लेंगे तो क्या सियासत सिर्फ इतनी भर रह जाएगी। सवाल ये भी कि उत्तराखंड में आखिर ये किस तरीके की राजनीति की शुरुआत हो रही है। तमाम बड़े बड़े ओहदों पर रहने के बाद दूसरे दलों में जाने की ये कैसी परिपाटी शुरू हुई है और अपने दलों को कोसने के लिए ये कैसी परंपरा चल पड़ी है। मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूँ और न मैं ये कभी ये परहेज और गुरेज करता हूँ कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब किस तरह से जो है मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने इसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया, कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि 45 साल की सेवाओं के बाद इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। किशोर उपाध्याय आखिरी विधानसभा का चुनाव 2007 में जीते थे, लेकिन 2012 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो किशोर चुनाव हार गए और किशोर को सत्ता का स्वाद नहीं मिला। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक जिम्मेदारी सौंपी। किशोर तब सुर्खियों में आए, लेकिन 2017 में कांग्रेस भी हारी, किशोर भी हारे तो किशोर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा था। अब बदली हुई परिस्थितियों में किशोर उपाध्याय बीजेपी के नजदीक जाते रहे और बीजेपी अब उनके गुणगान कर रही है। किशोर को सबसे अच्छा नेता बताने की बीजेपी में होड़ लगी हुई है, किशोर की तारीफें की जा रही हैं। रहते हुए ही आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। पाला बदलने के साथ ही क्या किशोर उपाध्याय के तमाम पाप धुल गए हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी को लेकर किशोर उपाध्याय ने जो टिप्पणियां की थी उनको बीजेपी ने माफ कर दिया है? जिस जमाने में किशोर उपाध्याय ने ये बयान दिए थे तब तो बीजेपी के नेताओं ने किशोर के खूब पुतले जलाए थे, उनके खिलाफ खूब बवंडर हुआ था, लेकिन अब जब वो दल बदल चुके हैं तो क्या सब कुछ हिसाब बराबर हो गया? क्या माफी मिल गई? सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके की राजनीति का मतलब क्या है और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अपने अंतर्मन को टटोलेगी या नहीं।